हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की जो हिस्ट्री है, जिसमें हम स्पेशली राइज इन यूरोप, ओके, नेशनलिज्म का जो राइज हुआ कहाँ पे, यूरोप में, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर का हम अपना नाम देखते हैं, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसका मतलब ये है कि फ्रांस की क्रांति, ओके, फ्रांस की ये क्रांति है आपकी, फ्रांस की क्रांति है। और आइडिया ऑफ नेशन जो एक राष्ट्र का जो एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करते थे, मोनार्कियल स्टेट हुआ करते थे जिसमें राजशाही सिस्टम चलता था। लेकिन फ्रांस वो पहला देश बनता है जहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सारी चीज़ों की बातचीत शुरू होती है। तो चलिए बिगिन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, 1700, ठीक है, 1789 में क्या हुआ, पहली बार राष्ट्रवादी जो विचारों के जो भाव हैं वो सबसे पहले शुरू हुए कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। यहाँ पे जो राजा थे वो क्या थे, कंप्लीट मोनार्क उनके अंदर था। ओके, कंप्लीट मोनार्क का मतलब ये था कि उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, यही चीज़। फिर आगे, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो पहली बार फ्रांस में क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जाता है, यानी संवैधानिक तौर पर रूल बनाए जाते हैं, और वो रूल राजा के लिए भी उतने ही होते हैं जितने कि आम लोगों के लिए होते हैं। ओके, तो फ्रेंच सिटीजन्स को भी मौका मिलता है पार्टिसिपेशन का, सॉवरेनिटी का हिस्सा बनने का। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड shape its destiny। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि संविधान, उसने ये तय कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तय कर दिया कि जो डेस्टिनी होगी देश की, वो क्या करेगा, अब वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि राजा जो कहेगा वो चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस होंगी। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। तो शुरुआत में जो है, जो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कई तरीके जो हैं लोगों के सामने रखे हैं, प्रैक्टिसेस भी रखे हैं, दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो कलेक्टिव जो है, वो जो सामूहिक जो पहचान की जो बात होती है उसको वहाँ पे रखा। द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे, ओके, द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे का मतलब होता है द फादरलैंड, ओके, पितृभूमि जिसे कह सकते हैं आप। ले सिटियन, द सिटीजन, ये फ्रेंच वर्ड हैं दोनों के। ला पैट्रे का क्या मतलब है और ले सिटियन का क्या मतलब है, तो फादरलैंड और द सिटीजन, यानी कि एक देश और उसके नागरिक में कहीं ना कहीं रिलेशन किस तरीके का है, एक बाप और बेटे का रिलेशन है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे एक नोशन आया, नोशन का मतलब एक आइडिया, ये विचार कह सकते हो, जो लोगों के बीच में आया कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी कर, यूनाइटेड जो है मामला हो सकता है इक्वल राइट्स का, यानी कि सबके आधार सेम हो, चाहे काला हो, पीला हो, मतलब कि जो रेशियल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, नस्लीय जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको ख़त्म करने के बारे में बात की है। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, ओके, एक नया फ्रांसीसी झंडा, द ट्राई कलर, जिसमें 3 अलग अलग रंग हैं, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। द तो पहले का जो वो राजशाही झंडा था उसको रिप्लेस किया गया किससे, इन तीन अलग अलग कलर के जो से एक झंडा जो बना उसकी। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किस तरीके से आम लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया, पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया, और वहाँ पे फिर जो स्टेट जनरल है, जिसे आज के टाइम में आप पार्लियामेंट कह सकते हो, कैसे अब लोगों के द्वारा चुनी जा रही थी, और उसको रिनेम्ड भी किया गया। अब उसे क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली बोला जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, राष्ट्रीय सभा बोला जाता है। ओके, राष्ट्रीय सभा बोला जाता है। न्यू हैम्स वेयर कंपोज, नए जो हैं, नए गीत, नए श्लोक, नई बातचीत जो है डेवलप की गई, ठीक है। कंपोज माने बनाना होता है। ऑथ्स टेकन, ऑथ ली गई, ऑथ मतलब शपथ ली गई। मार्टिर्स
कॉमेमोरेटेड, जो भी फ्रांसीसी क्रांति में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और उनकी उसमें डेथ हो गई, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया और लोगों के बीच में एज अ हीरो, एज अ आइडियल जो है उन्हें रिप्रेजेंट किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। और राष्ट्र के नाम पे उनको ये बोला गया कि इन्हें रिस्पेक्ट दो, क्योंकि इन्होंने आपको जो है इक्वल राइट्स दिलाने के लिए ही अपने आप को इन्होंने शहीद किया है, मार्टिर्ड हुए, या आपके काम के लिए इनकी डेथ हुई। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देखो सेंट्रलाइज्ड का मतलब और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यहाँ पे समझ लो। सेंट्रलाइज्ड का हिंदी में मतलब होता है केंद्रीकृत, के क्या होता है, केंद्रीयकृत ये। और जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है उसे बोलते हैं विकेंद्रीयकृत। ओके, ये चीज़। अब देखो, जब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर हो, जब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीकृत। और जब डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकृत होता है तो उसमें कई सारे लोगों की अलग अलग राय होती है। ओके, उसमें कई सारे लोगों की क्या होगी, राय होगी। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसी को आप मोनार्कियल टाइम में कैसे समझेंगे, इसको समझना इस तरीके से है कि सिर्फ जब एक राजा आदेश दिया करता था सारे कामों को करने के लिए तो वो सेंट्रलाइज्ड कहलाता था। लेकिन अब जब है आम लोगों के वोट के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं उनके हितों की पूर्ति के लिए, तो ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली कहलाता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकृत। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। पुट इन अ प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड मामला रखा गया जिसमें इसमें क्या किया गया, सारे नागरिकों की मांग को पूरी कर सके। ओके, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज स्टॉप्ड। तो इन्होंने जो पहले जो गंदे तरीके थे या जो ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो आम लोगों को कम समझ में आते थे, ओके, या आम लोगों को कम बेनिफिट लगते थे, उनको हटा दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of nation। और सारे जितने भी डायलेक्ट्स थे उनको सबको हटा के फाइनली एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई पूरे फ्रांस की, और उसे क्या, किस नाम से आप जानते हो, उसे फ्रेंच से नाम से जानते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nations। और फ्रांस के ही चलते जो है कई अलग अलग देशों को जो है कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला, एक इंस्पिरेशन मिला कि वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी आज़ाद हो सकते हैं या वो लोग भी अपने तरीके से अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। When the news of events in France reached the different cities of Europe, देखो यूरोप क्या है, एक कंटिनेंट है, उसके अंदर कई छोटे बड़े देश हैं। तो जब फ्रांस में जब ये क्रांतिकारी घटना घटित हुई और वहाँ पे एक डेमोक्रेसी, एक फ्रेटर्निटी, एक लिबर्टी वाली जब बातचीत शुरू हुई या लोगों के बीच में ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, तो बाकी सारे भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी इंस्पायर्ड हुए, उन्हें भी लगा कि ये आम लोगों के आम लोगों के फ़ायदे में ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो लोगों ने भी जो क्या किए, अपने अपने जैकबिन क्लब्स, ओके, जैकबिन क्लब्स आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति में जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उसको जैकबिन क्लब बोला जाता था। तो बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने भी इंस्पायर्ड होकर जैकबिन क्लब बनाने शुरू किए। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। और भी जगह पे जो है इनके कैंपेन्स वगैरह हुए, कई लोगों ने इनसे समर्थन भी मांगे, ठीक है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और यहीं पर से वो एक जो एक राष्ट्र और उसके सारे लोग उसके लिए इक्वल हैं, ये जिसे नेशनलिज्म का नाम दिया गया, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नाम दिया गया, फ्रांसीसी आर्मी ने बाकी देशों में भी इसको पहुंचाने का काम बड़े स्तर पे शुरू किया। ओके, तो यहाँ पे एक ये कवर के बारे में थोड़ा सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनक डिज़ाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रेस रबमैन। ओके, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये है आपका रशियन एम्पायर, ठीक है, रशियन एम्पायर, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो
समिट या कांग्रेस ऑफ जो वियना हुआ था 1815 में, उस टाइम कुछ ऐसा था यूरोप के, यूरोप कुछ ऐसा था, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से प्रभावित किया फ्रांसीसी क्रांति ने। Within the wide within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब देखिए नेपोलियन जो कि प्रमुख था उस वक्त किसका, फ्रांस का, उसने जितनी भी प्रैक्टिसेस या जितने भी नए तरीके फ्रांस में लागू किए थे उसको उसने इंट्रोड्यूस कहाँ किया, अलग अलग देशों में। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। लेकिन नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप वाली प्रवृत्ति का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर खुद डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, खतरे में आ गई। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड इफिशिएंट। लेकिन उसने क्या किया कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें उसने पूरी तरीके से लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, उनको उसमें क्या किया, लागू किया, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कह सकते हो प्रोडक्टिव हो जाए मामला और रैशनल हो जाए। ओके। द सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का जो सिविल कोड है, यूजली नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड के नाम से जिसे जाना जाता है, कब का ये कोड है, 1804 का। ओके, इसका ज़रूर याद रखिए, बहुत ही क्रूशियल है। did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secure the right to property। तो देखिए 1804 में जो कानून बना, उसने क्या किया कि जो भी लोगों के पास जन्म के आधार पे, यानी कि जो लोग अपने आप को सुपर रिच मानते थे कि हम यानी कि बाय बर्थ जो हैं हम प्योर हैं, हम सुपर हैं, हम सबसे ऊंचे हैं क्लास, मतलब कि क्लास वाइज सबसे टॉप क्लास के हैं, उनके सबके क्या कर दिए गए, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो हैं सिक्योर तो किए गए, लेकिन उन्हें कानून के मातहत ला दिया गया। दिस कोर्ट वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब फ्रेंच कंट्रोल के चलते इसको जो है अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचार भी हुआ, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। और उसने वहाँ पे क्या किए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स तैयार किए। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सामंतवादी प्रणाली। सामंतवादी प्रणाली का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने यहाँ पे ज़मींदारी प्रथा समझ सकते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो प्रणाली थी उसे क्या बोला जाता है, फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। ओके। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। तो गिल्ड जो कि एक ग्रुप होता है, किसका ग्रुप है ये, बेसिकली ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का ग्रुप होता है, जो आज के टाइम में आप कह सकते हो जैसे कि लेबर यूनियंस वगैरह होते हैं, लेकिन ये क्या करते थे, अपने सिक्के अपने कानून वगैरह खुद से चलाते थे। इनके भी रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड। तो ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन और कम्युनिकेशन जो है, दूरसंचार वगैरह क्या है, उसको बेहतर किया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। तो जो पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, ओके। आर्टिशंस बेसिकली क्या है आपका, आर्टिशंस जो हैं आपके कह सकते हैं कि जो स्कल्पचर वगैरह, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाते हैं, उनकी बात हो रही है। वर्कर जो लेबर हैं, न्यू बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे लोगों के राइट को भी क्या कर दिया गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। और इन लोगों को क्या कर दिया गया, अब स्वतंत्रता ज़्यादा थी पहले के मुकाबले। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रांस अब पहले जैसा नहीं था, या फ्रांस के प्रभाव में जितने भी रीजन या क्षेत्र थे वो भी कुछ वैसे नहीं रह गए। उसके पीछे क्या हुआ कि अब सब के लिए सिक्के समान हो गए, कोई भी व्यक्ति एम्पावर्ड नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम फ्यूडल्स हैं, हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। टैक्स सबके लिए इक्वल हो गया, राइट सबके लिए इक्वल हो गया। व्यापार अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी करना चाह रहा है तो उसे भी मौका मिलेगा, छोटा व्यक्ति करना चाह रहा है तो उसे भी मिलेगा। इस तरीके के डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का जो है बेस तैयार हुआ फ्रांस और उससे अलाइड या उसके इन्फ्लुएंस वाले क्षेत्रों में। However,
इन द एरियाज कंक्वर्ड, तो जितने भी क्षेत्र जो कब्जा हुए थे, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल populations to French rule was mixed initially in many places such as हॉलैंड and स्विट्ज़रलैंड। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि बाकी जो क्षेत्र जो धीमे धीमे क्या होते प्रभाव में आ रहे थे, उन्होंने अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ इन नए वैल्यूज़ को मिक्स करके आगे बढ़ाना शुरू किया। ऐसी चीज़ें कहाँ देखने को मिली, जैसे हॉलैंड में मिली, स्विट्ज़रलैंड में मिली, एज वेल एज इन सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स बेल्जियम जिसे कहा जाता है, मेंस मिलान इटली में है, ये वार्सो पोलैंड में है। द फ्रेंच आर्मीज वे वेलकम्ड एज हार्बिंग्स ऑफ लिबर्टी। अब फ्रेंच आर्मी जब यहाँ पे पहुँच रही थी तो यहाँ पे लोग उनको स्वागत कर रहे थे कि ये लोग आए हैं, ये लोग हमारे लिए कुछ बेहतर आइडियाज़, कुछ बेहतर जो है वर्क कल्चर या लाइफस्टाइल कह सकते हैं वो लेके आएंगे। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility and it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। लेकिन शुरुआत में इस स्वतंत्रता, इस व्यवस्था को लेकर लोग जितने भी ज़्यादा उत्साहित थे, आने वाले टाइम में नहीं रहे। उसके पीछे रीज़न ये हो गया कि चीज़ें जो हैं तहस नहस होती दिख रही थी, बर्बाद होती दिख रही थी, और इस पॉलिटिकल, इस राजनीतिक स्वतंत्रता के चलते बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो गई। इंक्रीज टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप हो गया, forced conscription into the French armies required conquer the rest of Europe all seems to outweigh the advantages of the administrative change। इसके अंदर जो है, जो ये सारे वैल्यूज़ थे उनको दरकिनार करके कहीं ना कहीं वो एक जो पुराना रवैया था या डिक्टेटरशिप वाला, उसकी शुरुआत फिर से हो गई थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये लास्ट है थोड़ा सा, इसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, तो आप जब अर्ध 18वीं शताब्दी का जब आप मैप देखेंगे यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वे आर नो नेशन स्टेट्स एज वी नोन देम टुडे। आज के जो कंट्रीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। उस टाइम पे जो ये जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, ये क्या थे, ये राजा के क्षेत्र थे। ओके, द चीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरी। हर एक क्षेत्र का एक राजा होता था और उसकी एक ऑटोनॉमी अलग होती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, तो स्वायत्त या खुद के दम पे शासन करने वाले राजाओं के अंडर में था कौन, पूर्वी और मध्य यूरोप। ओके, मध्य यूरोप। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो सेम रेस या सेम कल्चर के नहीं हैं। तो वहाँ पे जो है कलेक्टिव जो आइडेंटिटी होती, कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है सामूहिक पहचान, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑफ्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और वो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग नृत्य जातीय जो समूह होते हैं यानी कि अलग अलग नस्लों से संबंध रखते थे। जैसे कि कुछ मंगोलायड थे, कुछ कॉकेशियस थे, कुछ पिरेनीज थे, कुछ जो है नार्डिक थे। ठीक है, तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज है पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी में जो एक रजवाड़ा था, ठीक है, राजा लोगों का एक साम्राज्य था जिसे बोला जाता था हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग साम्राज्य। वो उसका जो जहाँ जहाँ पे शासन था वहाँ पे तो लोगों की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन। अल्पाइन बेसिकली क्या है, वहाँ पे एक पहाड़ है, उसके अगल बगल में बसे हुए लोगों को अल्पाइन रीजन के क्षेत्र के लोग बोले जाते। जैसे इसमें रहते थे टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सडेंटलैंड, as well as बोहेमिया where the aristocracy was predominantly German speaking। और यहाँ पे क्या थी, एरिस्टोक्रेसी थी, किसकी किसकी थी एरिस्टोक्रेसी, जर्मन स्पीकिंग लोगों की थी, जो जर्मन भाषी लोग थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लम्बार्डी एंड वेनेशिया। तो यहाँ पे लम्बार्डी वेनेशिया जो जगह थी वहाँ पे इटालियन स्पीकिंग यानी इटली बोलने वाले लोगों का क्या था, इटालियन बोलने वाले लोगों का क्या था, यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा था। इन हंगरी हाफ ऑफ पीपल, हंगरी जो कि देश है, वहाँ की जो आधी जनसंख्या थी वो मग्यार बोलती थी। ओके, मग्यार। वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, और आधे लोग जो है अलग अलग भाषाएं, लोकल लैंग्वेज जो है बोलते थे। इन गलीसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पीक पीपल। अब देखो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, उच्च वर्गों, ठीक है,
उच्च वर्गों के द्वारा किए जाने वाले शासन को क्या बोला जाता है? एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं उन्हें एरिस्टोक्रेट्स बोला जाता है। ओके, कुलीन तंत्र भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुलीन तंत्र। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire। और यहाँ पे और भी बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। A mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north। और यहाँ पे जो है नॉर्थ में बोहेमियन, वो लोग जो मतलब परमानेंट एक जगह पे नहीं रहते हैं, मतलब एक जो पर्टिकुलर कल्चर को नहीं फॉलो करते हैं, उन्हें बोहेमियंस कहा जाता है। स्लोवाक जो है बेसिकली स्लोवाकिया के रहने वाले लोगों को बोला जाता है। स्लोवेनीज, कैरिनोला, क्रॉट्स, साउथ रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसल्वेनिया। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नस्ल के लोग रह रहे थे। ये सारे इनके नाम हैं। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और इसके चलते क्या है, एक जो राजनीतिक एकता है, देखिए जब एक देश के अंदर अलग अलग नस्लों के लोग रहेंगे तो उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे, उनके फ़ायदे नुकसान भी अलग अलग होंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, उसको जो पॉलिटिकल यूनिटी होती है उसको नहीं बनने दे रही थी। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। और जो हैसबर्ग जो ग्रुप था वो बेसिकली क्या था, एक एक अलायंस उसने तैयार किया था जिसके तहत ये पूरे जगह जो थी उनके अंडर में थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। ये आपको सोचना है कि किस तरीके से नेशन स्टेट का जो आइडिया है, विचार है, वो इमर्ज हुआ, यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, और न्यू मिडिल क्लास का मतलब होता है जो मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है, ना तो गरीब में है और ना ही अमीर में है, जो डेली बेसिस पे जिनकी अर्निंग होती है, जो अपने आप को अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं और एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, उन्हें मिडिल क्लास बोला जाता है। आज भी बहुत सारे लोग अपने बारे में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं, ये कुछ ऐसा। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास। तो सामाजिक और राजनीतिक तौर पे अगर आप देखते हैं तो जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, यानी जो कुलीन लोग हैं, जो रिच लोग हैं, बाई रेस और बाई वेल्थ दोनों तरीके से, तो डोमिनेंट क्लास था कंटिनेंट में, इनका कब्जा था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वे आर यूनाइटेड बाई कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और ये जो है जो क्षेत्रीय जो बंटवारा था उसके आधार पे ये क्या करते थे, रूल करते थे, ये यूनाइट होते थे देश के अंदर। दे ऑन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। और इनके बड़े बड़े शहर या कह सकते हैं सूबे, सूबे भी थे इनके पास है। दे स्पोक फ्रेंच। वो लोग पर्पजेज़ के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से, हाई सोसाइटी बने रहने के हिसाब से वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। देयर फैमिलीज़ वेयर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। और वो एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे थे, जैसे कि दो रिच लोग हैं, ओके, दो रिच लोग हैं, तो उन्होंने एक दूसरे से कैसे संबंध डेवलप किए होंगे, उन्होंने क्या किया, मैरिज यानी कि शादी कर ली, और उससे क्या होते हैं, उनके टाइज मजबूत हो जाते थे और वो स्ट्रांग रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन अगर इनकी संख्या के हिसाब से देखो, पावर के हिसाब से नहीं देखो, तो ये एक बहुत ही स्मॉल सा ग्रुप था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पिजेंट्री। और ये सारे लोग किन चीज़ों से बने हुए थे, ये लोग बने हुए थे पिजेंट्री से बने हुए थे। ओके, पिजेंट्री से बने हुए थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। ये क्या थे, टेनेंट्स और स्मॉल ऑनर से बने हुए थे। इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज बाई वॉस्ट स्टेट विच वॉज कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। अब देखिए इनके इनके ज़मीन और इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें थी इनके पास जिससे इनको क्या मिलता था, वेल्थ मिलता था, और उस पे ये जो हैं किसानों को, गरीब लोगों को, उन लोग को ये बांट देते थे कि आप ऐसा करो, आप इस पे खेती करो, ठीक है, खेती करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसमें एक हमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं न्यू स्टेट कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 में क्या होता है, नेपोलियन की डेथ हो जाती है या वो हार जाता है वाटरलू के युद्ध में, और उसके बाद जो है एक कंजर्वेटिज्म, जिसे संकीर्णतावाद भी कह सकते हैं या ट्रेडिशनलिज्म बोल सकते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें ये माना जाता है कि जो भी पुराने कल्चर्स
रिचुअल्स हैं, जो भी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करेंगी, अब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन लोगों को ये मानना था कि जो पुराना जो तरीका है उसमें क्या है, हमको प्री रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं जाना है, लेकिन मॉडर्न स्टेट को स्ट्रेंथन या मजबूत करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा जो कंजर्वेटिज्म के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आई होप कि कंजर्वेटिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। कंजर्वेटिज्म का मतलब यही होता है कि ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेडिशंस, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। देखो, कंजर्वेटिज्म का मतलब यही होता है एक ऐसी फिलॉसफी या एक ऐसा दर्शन जिसके तहत ट्रेडिशन, जो तरीके होते हैं, रहन सहन होता है, रीति रिवाज होता है, उसको एकदम फॉलो करते जाइए। एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, नए नए संस्थाओं का निर्माण करिए, कस्टम्स बनाइए, और प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, और इसमें क्या हो, सतत जो विकास होगा उसको करते रहना है, लेकिन क्विक चेंज नहीं करना है। ये क्या है, कंजर्वेटिज्म का माने हैं। इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स, तो यूरोपियन पावर थी जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement of Europe। तो 1815 में इनको ये थ्रेट हो गया कि जितने भी यूरोपियंस पावर थी उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि कोई एक नेपोलियन फिर से उभर के आएगा तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे ड्यूक मेटरनिक, ओके, उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया में 1815 में एक मीटिंग अरेंज की। ओके, ये आप जो ये देख रहे हैं ये उसी मीटिंग का जो है पिक्चर जो है पोर्ट्रे किया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें सबके मुंह बंधे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि चीज़ें वैसी हैं नहीं जैसी दिखाई जा रही हैं। तो ड्री अप द ट्रिटी ऑफ वियना 1815, 1815 में ट्रिटी साइन होती है। चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, और यहाँ पे नेपोलियनिक युद्ध की जो स्थिति है दोबारा ना हो उसके लिए कुछ बदलाव करने होंगे। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बॉर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रांसीसी क्रांति के तहत क्या कर दिया गया था, डिपोज कर दिया गया था, हटा दिया गया था, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, और उन्हें फिर से शक्ति वापस दे दी गई। फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इन हैड अनेक्स अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन ने जो एक युद्ध या कह सकते हैं पूरा यूरोप जो है जीतने की जो उसने कोशिश शुरू की थी, उसमें उसको जिसने भी क्षेत्र जीते थे उनको वापस दे दिया गया। किन्हें, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेट अप, द नॉर्थ एंड जेनोवा वॉज एडेड टू द पिडमॉन्ट, यानी कि छोटी छोटी जो भी जगह थी उनको सबको वापस कर दिया गया, यानी कि जिनके जो थे वो उन्हें मिल गया। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक, और यहाँ पे जितने भी थे उनको ऑटोक्रेटिक बना दिया गया। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic governments। अब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी जिन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, उन्होंने फिर से वही सारी चीज़ें शुरू की। कैसी चीज़ें, कि जो भी राजा करेगा वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है, यानी कि लिबर्टी वगैरह जो है अब क्या कर दी गई, कम हो गई फिर से। आगे देखते हैं हम लोग। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से जो भी जुड़ी थी उनको उनको पूरी तरीके से उस स्वतंत्रता को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नन द लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन जो भी उदारवादी लोग थे जिनका मानना ये था कि बगैर युद्ध के भी जीवन संभव है, उन्हें लिबरल्स कहा जाता है। लिबरल्स किन्हें कहा जाता है, यानी कि उदारवादी वो लोग होते हैं जिनका मानना ये है कि विदाउट वॉर यू कैन सर्वाइव, बगैर युद्ध के आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप जी सकते हैं। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। और कंजर्वेटिव जो ऑर्डर था, जो नया संकीर्ण ये फिर से जो शासन की शुरुआत हुई थी, उसने क्या किया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, प्रेस की आज़ादी पे जिसने पाबंदियां लगाई थी, ओके, पाबंदियां लगाई थी, उसे क्या कर दिया उसने, उस पर जो है सवाल उठाने लगे कौन, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे। अब फाइनली लास्ट इसमें हमारा पॉइंट आएगा रेवोल्यूशनरी। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको एंड तक तो सुनना ही पड़ेगा। ओके, तो द रेवोल्यूशनरीज क्रांति ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815, 1815 के बाद द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रू मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, बहुत सारे
जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उदारवादी राष्ट्रवादी थे, जिनका मानना था कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, वो क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन द मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी। शासक का, राजा का इतना ज़्यादा डर हो गया कि जो लोग भी खुले विचार के थे वो लोग छिप छिप के अब काम करने लगे। ओके, ऑन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गिजेपे गिजेपे या जिजेपे मैजनी, बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 में जन्म होता है किसका, जिजेपे मैजनी का, जिसने इटली को ग्रेट बनाया। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। तो एक सीक्रेट सोसाइटी जी थी कार्बोनारी की, उसका वो सदस्य बन गया। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेट इनटू एग्जाइल इन 1831। और 1831 को देश निकाला, यानी कि जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, जिला बदर कर दिया गया, राज्य बदर कर दिया गया, उसी तरीके से देश बदर का जो मामला होता है उसे एग्जाइल बोलते हैं। और उसे क्या कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया, लिगोरिया वो चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज एंड देन यंग यूरोपियन इन बर्न। लेकिन उसके बाद भी उसे जो है दो अलग अलग संस्थाएं, या कह सकते हैं सीक्रेट सोसाइटी जो उसे मिली, एक कहाँ पे मिली, यंग इटली मर्सलीज में, और दूसरी मिली बर्न, बर्न में यंग यूरोप मिली, हुज मेंबर्स वे आर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन। और वो सेम विचार के लोग थे, जिनका मानना यह था कि जो ओपन लिबरल, ठीक है, फ्रीडम वाली जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, ताकि जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े हैं इनका काम खत्म हो। इट हैड टू बी फॉर्ज इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशनल। इटली जो कि टुकड़ों में बसा हुआ था, टुकड़ों में जो बसा हुआ था उसको क्या कर दिया जाए, एक यूनिफाइड कंट्री उसको जो है बना दिया जाए। ये चाहता था कौन, जिजेपे मैजनी चाहता था। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेटअप इन जर्मनी। इसी तरीके के गुप्त जो संस्थाएं थी वो जर्मनी में बनी, फ्रांस में बनी, स्विट्जरलैंड में बनी, पोलैंड में बनी। मैजनी ने रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की ऑफ एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव थे, जो भी लोग बदलाव से डर रहे थे, जो भी लोग संकीर्ण मानसिकता वाले थे, उनके अंदर एक डर भर गया। ओके, डर भर गया। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ और सोशल ऑर्डर। और जो मेटरनिक जो था, जिसने वियना कॉन्फ्रेंस करवाई थी, ओके, वियना कॉन्फ्रेंस करवाई थी 1815 को, वो व्यक्ति, उसने जिजेपे मैजनी के बारे में ये कहा कि आज का जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके लिए अगर कोई सबसे खतरनाक व्यक्ति है तो वो कौन है, वो है जिजेपे मैजनी। मतलब ये देखिए, डर का लेवल देखिए आपका लिए। तो फाइनली अब हमारा ये चैप्टर क्लियर हो गया। ओके, ये चैप्टर क्लियर हो गया और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।